एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज जो बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में बात करने वाले हैं, एनवायरमेंटल के बारे में बात होने वाली है और साथ साथ हम उन क्वेश्चनों को भी बात करने वाले हैं जो एग्जाम में इससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण और सतत विकास में पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द से हुई है जो एनवायरनमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज घिरी हुई है उसका मतलब होता है एनवायरनर। एनवायरनर से ही क्या हुआ है, पर्यावरण का नाम निकला है एनवायरमेंट का। अगर बात करें पर्यावरण के जो प्रकार है, प्राकृतिक पर्यावरण, इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को समाहित किया जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें तो मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को, छोटी सी बात समझ लेते हैं, ये एक डिफाइन है कि मानव निर्मित वो होता है जो इंसानों ने खुद बनाए हैं और प्राकृतिक वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, तो दो टाइप का पर्यावरण होता है। इसके संगठक के बारे में बात करें तो भौतिक या जैविक संगठक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल एवं उनके उपसंगठ सम्मिलित किया जाता है। ये इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैविक संगठन क्या होते हैं, ऊर्जा संगठक क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले कि जो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें तो रियो समिट में है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 20वें वर्षगांठ पे यानी कि 20वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास सम्मेलन था। आपको याद रखना है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 में हुआ था, 20वीं एनिवर्सरी हो रही थी, सेलिब्रेट हो रही थी, और वहीं पर 20वीं सेलिब्रेट के उपलक्ष्य में ही ये जो हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में जो हुआ था वो संपन्न हुआ। तो ये आपको एक फिगर याद रखनी है। अगला जो याद रखा है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई जो कि अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश की निधि यूनेस्को के तहत उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 से समझौता है। एजेंडा 21 है क्या, ये पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए बल देता है। यानी कि जो आर्थिक असमानता है यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, यानी कि कुछ लोग जो इकोनॉमिकली वीक है, इन सबको क्या करता है, इसको विनाश करने के लिए क्या करता है, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। कुछ सम्मेलन की बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन है रियो +5 से 97। देखो रियो जनरेशन थे, मतलब रियो डी जेनेरियो जो था ब्राजील में हुआ 1992, उसके बाद इसको नाम दिया गया रियो +5 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ, रियो +10 2002 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर अफ्रीका के अंदर, और रियो 20 2012 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वापसी हुआ। यानी कि क्या हुआ, 20वीं वर्षगांठ यहाँ पर इसकी क्या हुई, कंप्लीट हुई, 20 एनिवर्सरी इसकी कंप्लीट हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर हुआ। क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया गया और इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, अगर आपको याद हो तो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भोपाल गैस के ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, एक जहरीली गैस क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, जिसके कारण लोग मर गए थे। ठीक है, तो उसी त्रासदी के बाद भारत में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। ये जो घटना हुई थी ये 84 के अंदर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक कानून लाया गया, और कानून कब लाया गया, 1986 के अंदर लाया गया। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ, आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं जिसको, बता भी चुका मैं आपको। कुछ संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इनकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी यानी कि केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कि नीरी के नाम से जाना था, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। ठीक है, पहले की क्या होता था, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान होता था, जिसको हमने नाम बदल के क्या कर दिया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अस्तित्व में आया, और इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है।
यानी कि जो इसको एक स्टेबिलिटी मिली वो 17 मार्च 1951 से मिली, ठीक है, जहां पर जो अलग अलग जो देश थे वो साथ में इकट्ठे हुए और इसके अंदर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। अब पर्यावरण से संबंधित जो आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ वीक पूछ ले जाएंगे, कुछ डेज पूछ ले जाएंगे, वो होते क्या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस में सबसे पहले है विश्व जल मगन, ठीक है, 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और जल संसाधन दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो डेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ बात करते हैं इसके। विश्व पक्षी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। मरुस्थलीकरण और अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके आते ही आते हैं हर एक मंथ से, हर एक डे से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आगे बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर का होता है। विश्व शाकाहारी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। ये सारे वो डेज हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये जरूर याद रखने हैं आपको। 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है। अगर आपसे बात आ जाती है कि एजेंडा 21 क्या है, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन से सम्मिलित हुआ है, संबंधित है। रियो प्लस 10 यानी कि 2002 के अंदर रियो जेनेरियो हुआ 1992 में, उसके बाद जितना भी प्लस रखेंगे वो वहां से प्लस होता रहेगा। 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य यानी कि एमडीजी को लागू करने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। रियो प्लस 20 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास। पारिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, ये आपने आज तक सोशल में पढ़ा है 10th में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ऑर्कियोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया, 1866 के अंदर किया था। हैकेल द्वारा निर्मित ऑर्कियोलॉजी नाम वाली ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ, जिसमें ऑकिस रहने के स्थान और लोजस यानी कि अध्ययन। आगे चल करके ऑर्कियोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा, ठीक है। यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड था, रहने का स्थान, वो ऑर्कियोलॉजी से ने पढ़ा था और मैंने आपको दोनों बताया कि ये कैसे कैसे दोनों जुड़े थे। कुछ चीजें जिसमें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने किया 1927 में। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचलित ऊर्जा का पिरामिड। प्रोजेक्ट चीता जो 2022 के अंदर लाया गया, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा आते ही आते हैं क्योंकि ये एक लेटेस्ट टॉपिक है। भारत में प्रोजेक्ट चीता तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। इसमें नामीबिया से 8 चीतों को यानी कि 5 मादा और 3 नर थे को विशेष विमान के जरिए देश में लाया गया। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 के मध्य प्रदेश के कुन नेशनल पार्क में छोड़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट चीता था उसको कौन से नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है कुनो नेशनल पार्क। चीता 1947 में भारत से गायब हो गया था जब कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी। यानी कि 1947 में आखिरी जो 3 चीते थे उनको गोली मार दी गई थी। तो से ये क्या हो चुका था, ये पूरे तरीके से विलुप्त हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद 2022 के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको बोलते हैं चीता प्रोजेक्ट। वहां से ये मैंने आपको बताया है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया, यानी कि ये पूरी तरीके से गायब हो गया था। चीता को वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां विग कैट प्रजाति के 5 सदस्य यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता मौजूद होंगे। यानी कि भारत एक ऐसा देश बन गया 2022 के बाद जहां पर 5 जीव उपलब्ध हैं। कौन कौन से? बाघ,
शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। चीता को वैज्ञानिक नाम एथलेटिक्स जेबुडिस कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है इसका साइंटिफिक नेम, जैसे इंसानों का साइंटिफिक होमो सेपियंस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, इसमें चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। अगर इसमें कुछ बात करें ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। याद रखना है कि जो डॉप्सन यूनिट होती है वो किसकी होती है, ओजोन की होती है। एक डॉप्सन इकाई 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम ड्रॉप पर शुद्ध ओजोन के लिए 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, यानी कि 100 डॉप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। 100 डॉप्सन मिलाएंगे तो 1 मिलीमीटर जाके बनता है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अकृत, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक यौगिक है। इसका उपाय रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर आदि में होता है। इसी वजह से कहते हैं कि ज्यादातर जो ओजोन को जो नुकसान पहुंचाती है वो कौन पहुंचाती है, एक एसी और एक रेफ्रिजरेटर। वो मैंने आपको बता दिया क्यों पहुंचाती है, ठीक है। प्लास्टिक फोम के निर्माण और कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पूर्जी की सफाई करने में होता है इनका यूज। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में यानी कि यूवीए, यूवीबी तथा यूवीसी में बांटा जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीसी भी अत्यंत घातक होती है, परंतु यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो होती है हमारी यूवीसी जो होती है वो मतलब नहीं पहुंचती। तो ये एक टॉपिक था जहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हैं। अब क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, इंडिया हैज अचीव्ड द 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग द मच अहेड ऑफ द टारगेट डेट, व्हिच वन बी अमंग फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम। क्वेश्चन आपका सीपीयू में आ चुका है 2023 के अंदर। भारत में निर्धारित तिथि में काफी पहले 10% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। निम्नलिखित में से इसको अत्यधिक लाभ होता है, कसावा के बागान को, मक्के की खेती को, चीनी उद्योग को या वाइन उद्योग को। आपको याद रखना है कि जब एथेनॉल की बारी आए तो आपको याद रखना है चीनी उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। इस रिड्यूसिंग द डिग्री इन द इंटेंसिटी और द एलिमिनेटिंग ऑफ द पॉल्यूशन। प्रदूषण की मात्रा या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, कम कर रहा है, समाप्त कर रहा है। उपशमन, एरोसोल, अवशोषण, वातन। तो आपको याद रखना है उपशमन इसका आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन विच इज द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटरन्स डे। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। तो आपको याद रखना है ए, बी, सी, डी में से कौन सा। 18 मार्च, 2 फरवरी, 15 जनवरी, 19 दिसंबर। तो इसका जो आंसर होने वाला है 15 जनवरी होने वाला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें, रेफर टू द एन एनवायरमेंटल इन विच ऑफ द ऑक्सीजन रीडली अवेलेबल। ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध है। क्वेश्चन आपका एमटीएस में आ चुका है 2023 के अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मानव जनित, एरोबिक, अवायवीय और अम्लीयकरण। तो आपको याद रखना है ये जो होगा अवायवीय होता है, ठीक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Which of the following is an Indian not-for-profit organization working on the sustainable solution, a make of the sanitation and the water essential to all। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो स्वच्छता और पानी की सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान पर काम करता है। क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है प्रथम, हेल्पेज इंडिया, गूंज और सुलभ इंटरनेशनल। तो आपको याद रखना है सुलभ इंटरनेशनल इसके लिए क्या करता है, एक वर्क काम करता है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कौन सा पार्ट अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक जरूर करा करो, ठीक है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से इकट्ठी की जाती है आपके एग्जाम के लिए, जिससे आपको कम लिमिटेड पढ़ना पड़े और वो लिमिटेड में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाए। एक और बात मैं बता देता हूं कि आपको पढ़ना सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करें, दैट्स इट। चलो अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच उसके लिए, और आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे।